हेलो एवरीवन, दिस इज पार्ट 2 वीडियो ऑफ BCH-CT 131 जून 2024 का पेपर हम डिस्कस कर रहे थे। फर्स्ट पार्ट हम कर चुके थे जिसमें हम एटॉमिक स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग से रिलेटेड टॉपिक थे। नाउ विल बिगिन विद द सेकंड पार्ट। पार्ट 2 जो है वो भी 25 मार्क्स का आता है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनैंशियोमर्स एंड डायस्टीरियोमर्स एंड गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच। बेटा, जो हमारे पास ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं वो बहुत तरीके के होते हैं। उनमें से कुछ इनैंशियोमर्स होते हैं और कुछ डायस्टीरियोमर्स। बेसिकली अगर मिरर इमेज बन रही है और वो मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजेबल है तो उसको हम बोलेंगे इनैंशियोमर्स। ठीक है, द नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज आइसोमर्स आर नोन एज इनैंशियोमर्स, वेयर एज डायस्टीरियोमर्स वो स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं जो इनैंशियोमर्स नहीं होते। ठीक है, इनैंशियोमर्स की सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं लेकिन सिर्फ जो डायरेक्शन होता है ऑप्टिकल रोटेशन का वो अलग होता है। ये प्लेन पोलराइज को डेक्स्ट्रो या लीवो रोटेटरी में मतलब रोटेट करता है। डायस्टीरियोमर्स की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो भी डिफरेंट होती हैं। तो अगर हम एक बार डिफरेंस देखें, बेसिकली स्टीरियो आइसोमर्स विच आर रिलेटेड टू ईच अदर एज नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस, और डायस्टीरियोमर्स में क्या होगा, दे आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर एज मिरर इमेजेस। ये मिरर इमेजेस है ही नहीं। इनैंशियोमर्स प्लेन पोलराइज को लाइट को रोटेट करते हैं। डायस्टीरियोमर्स यूजुअली ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होते तो ये प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट नहीं करते। इनैंशियोमर की फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, सिर्फ उनका बिहेवियर अलग होता है टुवर्ड्स प्लेन पोलराइज लाइट। डायस्टीरियोमर्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। इनैंशियोमर्स की सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं लेकिन सिर्फ ऑप्टिकल एक्टिव रीजियंट्स के टुवर्ड्स मतलब जो रोटेशन है वो डिफरेंट होती है। डायस्टीरियोमर्स की सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं बट एकदम आइडेंटिकल नहीं होती। ठीक है, अगर हम बात करें नेक्स्ट की तो बेसिकली मिरर इमेज के टर्म्स में हम बोल सकते हैं इनैंशियोमर्स जो है वो मिरर इमेज है और डायस्टीरियोमर्स मिरर इमेजेस नहीं है। सुपर इम्पोजेबल की फॉर्म में हम बोल सकते हैं कि इनैंशियोमर्स कैन नॉट बी सुपर इम्पोज्ड ऑन ईच अदर, while diastereomers also cannot be superimposed, तो दोनों ही नॉन सुपर इम्पोजेबल है। इनैंशियोमर का एग्जाम्पल डी ग्लूकोज एंड एल ग्लूकोज या फिर आर लैक्टिक एसिड एंड एस लैक्टिक एसिड, वेयर एज डायस्टीरियोमर्स का एग्जाम्पल बेटा डी ग्लूकोज एंड डी गैलेक्टोज, सिस 2 ब्यूटीन, ट्रांस 2 ब्यूटीन। सो लेट अस टेक अ लुक विद एन एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इनैंशियोमर्स की बात करें, हमने कहा डी ग्लूकोज एंड एल ग्लूकोज। अगर आप यहाँ पे देखो हमने क्या कहा, मिरर इमेज होती है, These are mirror images but these are non super imposable। लेकिन ये एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोजेबल नहीं है, मतलब एक दूसरे के ऊपर एकदम ओवरलैपिंग नहीं है। यहाँ पे OH ग्रुप राइट साइड पे है, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे है। इसमें OH ग्रुप लेफ्ट साइड पे है, इसमें राइट साइड पे है। सिमिलरली इन दोनों ग्रुप में OH ग्रुप राइट साइड पे है लेकिन यहाँ पे लेफ्ट साइड पे है। तो ये मिरर इमेज है बट क्या ये एक दूसरे के एग्जैक्टली सुपर इम्पोजेबल है? नहीं। क्या हम इसको इसके ऊपर ओवरलैप करेंगे तो क्या ये उसको एकदम कंप्लीटली ओवरलैप कर रही है? नहीं। तो जो स्टीरियो आइसोमर्स मिरर इमेज होते हैं बट सुपर इम्पोजेबल नहीं होते उन्हें बोलते हैं इनैंशियोमर्स। सिमिलर एग्जांपल आप डी मैनोज और एल मैनोज का ले सकते हो। अगर आप यहाँ पे देखो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड कार्बन के ऊपर OH ग्रुप जो है वो एल मैनोज में राइट साइड पे लेकिन डी मैनोज में लेफ्ट साइड पे। नेक्स्ट 2 कार्बन का जो OH ग्रुप है वो एल मैनोज में राइट साइड पे, डी मैनोज पे लेफ्ट साइड पे। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि दोनों एक दूसरे के कंप्लीट मिरर इमेज हो रही है लेकिन दीज आर अगेन नॉट सुपर इम्पोजेबल। नेक्स्ट अगर हम देखें तो अगर मान लो हमने कोई 4 स्टीरियो आइसोमर्स ले लिए, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक कंपाउंड है जहाँ पे C उसके साथ 3 हाइड्रोजन अटैच है, फिर Br अटैच है, फिर OH अटैच है और फिर CH3 है। अगर इसके मान लो अलग अलग स्टीरियो आइसोमर्स बने जिसमें एक में हमें क्या दिख रहा है कि Br चेंज हो गया, OH भी चेंज हो गया, एक के अंदर हमें फिर से OR चेंज दिख रहे हैं और एक के अंदर हमें फिर से Br और OH चेंज दिख रहे हैं। तो अगर इस टाइप से हम उसकी रोटेशन करके देख रहे हैं, हम उसके आइसोमर्स बना के देख रहे हैं, तो वो 2 आइसोमर्स जो एक दूसरे के मिरर इमेज हैं, जैसे कि ये पूरा फ्लिप हुआ और ये भी पूरा फ्लिप हुआ, तो ये एग्जैक्टली एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं। जो मिरर इमेजेस हैं बट सुपर इम्पोजेबल नहीं है, दोज आर नोन एज इनैंशियोमर्स। लाइकवाइज दिस, लेकिन जो मिरर इमेज भी नहीं है और सुपर इम्पोजेबल भी नहीं है उन स्टीरियो आइसोमर्स को हम बोलते हैं डायस्टीरियोमर। फॉर एग्जांपल अगर इसको और इसको देखो, ये कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, इसमें OH लेफ्ट साइड पे, इसमें OH राइट साइड पे, इसमें Br राइट साइड पे, Br राइट साइड पे, तो ये मिरर इमेज नहीं हुए। मिरर इमेज तब होते हैं अगर इसका OH लेफ्ट में, इसका राइट में, इसका Br राइट में, इसका Br लेफ्ट में होता तो वो मिरर इमेज होते हैं। सो बेसिकली दीज आर नॉट मिरर इमेजेस एंड ना ही ये एक दूसरे के ऊपर एग्जैक्टली सुपर इम्पोजेबल है। अगर मैं इस ग्रुप को उठा के इस ग्रुप के ऊपर रखूँ तो फर्स्ट हाइड्रोजन मैच कर रहा है, ब्रोमीन मैच कर रहा है, लेकिन यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है, ये OH है, ये H है, फिर मैच कर रहे हैं, तो ये एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं हो रहे। तो इस तरीके के स्टीरियो आइसोमर्स जो एक दूसरे के ऊपर नॉन मिरर इमेजेस होती हैं, मतलब दोज आर नॉट मिरर इमेजेस एंड दोज आर नॉट सुपर इम्पोजेबल, आर डायस्टीरियोमर्स। वन मोर एग्जाम्पल आप देख सकते हो।
अगर हमने 4 कंपाउंड बना के देख लिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, इसमें OH ग्रुप राइट साइड पे, H ग्रुप लेफ्ट साइड पे, इसमें कंप्लीट मिरर इमेज हुई कि ये इधर साइड आ गई, ये साइड इधर आ गई, लाइकवाइज इस कार्बन में भी इंटरचेंज हो गई। तो दीज टू आर मिरर इमेजेस एंड आर नॉन सुपर इम्पोजेबल, तो इनैंशियोमर्स हुए। लेकिन अगर हम यही फर्स्ट और थर्ड वाले को देखें, लाइक इस ग्रुप को और इस ग्रुप को, यहाँ पे ये वाला जो ग्रुप है वो सेम रहा, लेकिन जो सेकंड कार्बन है उसको हमने रोटेट कर दिया, इस साइड को इधर, इस साइड को इधर, तो ये मिरर इमेजेस नहीं है, ये सुपर इम्पोजेबल भी नहीं है। सो दीज आर डायस्टीरियोमर्स। वन मोर एग्जाम्पल, तो आप एग्जाम्पल्स जितने अच्छे से एक्सप्लेन करोगे उतना अच्छा है। वाई इज स्टैगर्ड कॉन्फर्मेशन ऑफ इथेन मोर स्टेबल दैन एट इलिप्स्ड कॉन्फर्मेशन? ये है बेटा इलिप्स्ड कॉन्फर्मेशन और ये है स्टैगर्ड कॉन्फर्मेशन। अगर हम इथेन बनाते हैं, जैसे बेसिकली इट इज लाइक दिस, 2 कार्बन है, यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच है और यहाँ पे भी हाइड्रोजन अटैच है, ये भी हो सकता है, सॉरी ये भी हो सकता है, यहाँ पे ऐसे और पीछे ऐसे, ठीक है। तो इस फॉर्म को हम बोल रहे हैं इक्लिप्स्ड फॉर्म और इस फॉर्म को हम बोल रहे हैं स्टैगर्ड फॉर्म। ज़्यादा स्टेबल कौन सी है, इक्लिप्स्ड फॉर्म ज़्यादा स्टेबल है या स्टैगर्ड फॉर्म ज़्यादा स्टेबल है? तो हम कहेंगे स्टैगर्ड फॉर्म ज़्यादा स्टेबल है। इक्लिप्स्ड फॉर्म के अंदर बेटा अगर आप आगे और पीछे के बॉन्ड देखो, वो एक दूसरे के बहुत पास है, तो इनके बीच का जो एंगल है वो मिनिमम है। जब एंगल मिनिमम होगा तो इनके बीच में जो रिपल्शन है वो मैक्सिमम होगी, ठीक है। और रिपल्शन को रिड्यूस करने के लिए अगर इनके बीच का एंगल बढ़ जाता है तो दे विल बी लेस रिपल्शन। स्टैगर्ड कॉन्फर्मेशन ऑफ इथेन इज मोर स्टेबल देन इट्स इक्लिप्स्ड कॉन्फर्मेशन ड्यू टू मैक्सिमम सेपरेशन ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर्स इन इट विच लीड्स टू मिनिमम रिपल्शन। जब इनके बीच में सेपरेशन ज़्यादा होगी तो रिपल्शन मिनिमम होगी, जिसकी वजह से ज़्यादा स्टेबल रहेंगे। When the dihedral angle is 0, जब ये एंगल इन दोनों के बीच का 0 होता है तो हाइड्रोजन ऑन द कार्बन एटम्स आर पैरेलल एंड द कॉन्फर्मेशन इज नोन एज इक्लिप्स्ड कॉन्फर्मेशन। द अदर लिमिटिंग पॉसिबिलिटी इज दैट व्हेन द डाइहेड्रल एंगल इज 60 डिग्री, तो हम इसको क्या बोलेंगे, स्टैगर्ड कॉन्फर्मेशन। देयर इज एनर्जी डिफरेंस ऑफ 12.13 किलोजूल पर मोल बिटवीन इक्लिप्स्ड एंड स्टैगर्ड कॉन्फर्मेशन विद द स्टैगर्ड कॉन्फर्मेशन हैविंग लोअर एनर्जी। दोनों में एनर्जी डिफरेंस है और इसकी जो स्टैगर्ड फॉर्म की एनर्जी है वो कम है, तो अगर लेस एनर्जी है तो इसका मतलब इट इज मोर स्टेबल। दिस कैन बी एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ maximum separation of bonded electron pairs in staggered conformation which leads to minimum repulsion। तो अगर इनके bonded electron pairs एक दूसरे से दूर दूर रहेंगे तो उनके बीच में जो repulsion है वो minimum होगी। On the other hand, यही चीज़ अगर हम eclipsed conformation में देखें बेटा तो वहाँ पे जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स है वो एक दूसरे के बहुत क्लोज है, जैसे ये आगे वाला हो गया और ये पीछे वाला, तो ये दोनों एक दूसरे के पास है, इनके बीच में जो डाइहेड्रल एंगल है वो नियरली 60 डिग्री है, सॉरी 0 डिग्री है, तो यहाँ पे रिपल्शन मैक्सिमम है बिटवीन द इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग दिस बॉन्ड्स और इसी की वजह से ये लेस स्टेबल है। नेक्स्ट, व्हाट आर द रूल्स फॉर असाइनिंग आर और एस कॉन्फिगरेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल? अगर हमें आर और एस कॉन्फिगरेशन असाइन करनी है तो उसके क्या रूल्स होते हैं, और उसके बाद हमें एक मॉलिक्यूल दिया गया, हमें इसको आर या एस में कॉन्फिगरेट करके बताना है कि ये आर टाइप का है या एस टाइप का है। So the RS system of designing configuration is based on actual 3-dimensional formula of the compound to be named। जो जिस भी कंपाउंड की हमें नेमिंग करनी है हमें सबसे पहले क्या ज़रूरत है बेटा, उसका 3D फॉर्मूला बनाने की। इन दिस सिस्टम ऑफ कॉन्फिगरेशन एट द कायरल सेंटर इज असाइंड बाय असाइनिंग द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस टू द ग्रुप्स अटैच टू द कायरल सेंटर अकॉर्डिंग टू देयर स्पेसिफिक सेट ऑफ रूल्स। इसका मतलब ये है सबसे पहले हमें कायरल सेंटर को रखना है सेंटर में। कायरल सेंटर का मतलब होता है वो एटम जो 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच है, मतलब कि जो सबसे अनसिमेट्रिक मॉलिक्यूल है ना वो हमारा कायरल सेंटर होगा। उसके बाद जो भी, जैसे कायरल सेंटर आ गया, इसके साथ जो भी 4 एलिमेंट अटैच है हमें उन्हें अरेंज करने की ज़रूरत है ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रायोरिटी, हमें उनको नंबर करने की ज़रूरत है। और प्रायोरिटी कैसे डिसाइड करते हैं ये हमें कहाँ से मिला था, प्रायोरिटी डिसाइड करने का रूल वॉज गिवन बाय सर कान इनगोल्ड प्रिलॉग प्रायोरिटी रूल्स। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम द कॉन्फिगरेशन ऑफ अ गिवन कायरल सेंटर कैन बी असाइंड यूजिंग द फॉलोइंग स्टेप। आइडेंटिफाई द 4 सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच टू द कार्बन एटम फॉर विच कॉन्फिगरेशन टू बी असाइंड। तो हमने जिनकी कॉन्फिगरेशन करनी है पहले फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ को आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद हमने उनके डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी में उनको अरेंज करा। सबसे पहला नंबर उसको दिया जो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी है, फिर सेकंड नंबर की प्रायोरिटी, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर उसके बाद उस मॉलिक्यूल को इस हिसाब से अरेंज करना है कि जो सबसे लीस्ट प्रायर है ना वो पीछे की तरफ, मतलब अगर आप यहाँ से देख रहे हो तो वो आपको पीछे से, अगर मैं फ्रंट से देख रही हूँ जैसे ये कायरल सेंटर है यहाँ पे फर्स्ट आएगा और जो फोर्थ वाला है वो मेरे को पीछे की तरफ नजर आना चाहिए, ठीक है। उस हिसाब से फिर हम देखेंगे ऐसे रोटेट करने में सेकंड और थर्ड कहाँ लाई कर रहे हैं। अगर हमारी 1, 2, 3 और 4 की नंबरिंग क्लॉकवाइज जाएगी या एंटी क्लॉकवाइज जाएगी, वो डिटरमाइन करेगा कि हमारा जो मॉलिक्यूल है वो रेक्टस है या सिनिस्टर है, मतलब राइट आर है या एस है। तो सबसे पहले देखते हैं कि प्रायोरिटी डिसाइड कैसे करते हैं, क्योंकि हमें जो भी 4 ग्रुप्स अटैच्ड हैं इस कायरल सेंटर के साथ हमें इनको प्रायोरिटी नंबर देना है, हाईएस्ट टू लोअर प्रायोरिटी में असाइन करना है। तो प्रायोरिटी देने के लिए जो रूल्स होते हैं, फाइंड अ कार्बन एटम विद 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड टू इट, असाइन द हाईएस्ट प्रायोरिटी 1 टू द ग्रुप विद द हाईएस्ट एटॉमिक नंबर। तो
तो जिसका सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर होगा उसको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगी। असाइन द रिमेनिंग ग्रुप प्रायोरिटीज 2, 3 बेस्ड ऑन देयर नंबर्स। इफ देयर आर एनी टाइज, मान लो कि ये कार्बन है, यहाँ पे लेट्स से क्लोरीन अटैच था, अब यहाँ पे 2 कार्बन अटैच है, ठीक है, और इधर एक हाइड्रोजन अटैच है, तो इसको तो हमने सबसे नंबर 1 प्रायोरिटी दे दी क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है। लेकिन इन दोनों का तो एटॉमिक नंबर सेम है, अगर इनमें टाई हो रहे हैं तो डिपेंड करता है कि ये किसके साथ अटैच है। मान लो ये CH3 के साथ अटैच है और ये OH के साथ अटैच्ड है, तो जो उनके साथ बॉन्डेड एलिमेंट है उनकी प्रायोरिटी के बेसिस पे इन टाई वाले एलिमेंट्स या एटम्स की प्रायोरिटी डिसाइड होगी, ठीक है। इफ देयर आर एनी टाइज कंसिडर द एटम बॉन्डेड 2 or 3 बॉन्ड्स अवे फ्रॉम द स्टीरियो सेंटर। तो हम उसके नेक्स्ट और नेक्स्ट देखने लग जाएंगे। कंपेयर द हायर प्रायोरिटी एटम, इफ द हाईएस्ट प्रायोरिटी एटम्स आर सेम, कंपेयर द सेकंड हाईएस्ट प्रायोरिटी एटम, रिपीट until a difference is found. So when a molecule is viewed in such a way as suggested in step 3, the remaining substituents 1, 2, 3 appear as spokes of a wheel with carbon atom at the center of the wheel as shown below. अब हमने प्रायोरिटी अरेंज करने के बाद सबसे ऊपर की तरफ कौन सा रहेगा 1 मॉलिक्यूल, नीचे पीछे की तरफ जो पीछे को डिफाइन कर रहा है वो कौन सा रहेगा 4th। अगर इस तरीके से अरेंज करने में हमारा 2nd और 3rd इस तरीके से आ रहा है क्लॉकवाइज, तो ये मॉलिक्यूल हमारा हो गया R। लेकिन अगर 1st और 4 को अरेंज करना है, 1st ऊपर की तरफ और 4th पीछे, जो लोएस्ट सबसे कम प्रायोरिटी है वो पीछे की तरफ होना चाहिए। अगर हम आगे से ऑब्जर्वर्स पॉइंट ऑफ व्यू से वो सबसे बैक एंड पे होना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से देखते हैं और हमारे बाकी 2nd और 3rd इस तरीके से अरेंज हुए कि 1, 2, 3, 4 की जो प्रायोरिटी है या 1, 2, 3 की जो ऑर्डर है वो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, तो उस ओरिएंटेशन को, उस आइसोमर को हम बोल देंगे या उस कॉन्फ़िगरेशन को हम बोल देंगे S कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो नाउ ट्रेस अ पाथ शेयरिंग द सब्स्टिट्यूएंट ऑफ हाईएस्ट प्रायोरिटी टू द सब्सिक्वेंट नेक्स्ट इन द ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी टू 1, 2, 3। इफ दिस इज पाथ इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन तो उसको बोलेंगे R कॉन्फ़िगरेशन। अगर ये पाथ हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो उसको बोलेंगे S कॉन्फ़िगरेशन। सिंस द असाइनमेंट ऑफ R और S कॉन्फ़िगरेशन टू द मॉलिक्यूल रिक्वायर्स स्पेसिफिक ओरिएंटेशन इन स्पेस, यू शुड बी एबल टू राइट द 3-dimensional ओरिएंटेशन इन फिशर प्रोजेक्शन। तो अगर हम इसको फिशर प्रोजेक्शन में लिख देंगे तो हमारे लिए शायद और थोड़ा ईजी। अब हम जो मॉलिक्यूल हमें दिया हुआ है, हमें इस मॉलिक्यूल को असाइन करने की ये आ रहे हैं ऐसे। सबसे पहले हमने प्रायोरिटीज डिसाइड करी, O, C और H में से सबसे नंबर 1 मिलेगा O को, क्योंकि उसका एटॉमिक मास या एटॉमिक नंबर जो है वो सबसे ज़्यादा है, तो ये हो गई हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी। इन दोनों के अंदर जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेम है, जैसे कार्बन, तो अब डिपेंड करता है किसके साथ अटैच है। ये जो कार्बन है वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ अटैच है, लेकिन ये जो कार्बन है वो 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ अटैच है, ठीक है। तो बेसिकली क्योंकि ये ज़्यादा एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट के साथ अटैच है, तो सेकंड प्रायोरिटी किसको चली गई CHO को, और थर्ड प्रायोरिटी चली गई CH2OH को। 4th नंबर पे आ गया हमारा हाइड्रोजन। तो सबसे पहले हमने गिवन मॉलिक्यूल के अंदर 1, 2, 3, 4 नंबरिंग कर ली ऑन द बेसिस ऑफ द प्रायोरिटी। उसके बाद हम इसको अरेंज कर रहे हैं सच दैट जो हमारा फर्स्ट वाला है वो ऊपर आए और जो 4th वाला है वो नीचे आए, ठीक है। जब हमने इसको इस तरीके से अरेंज करा कि फर्स्ट वाला ऊपर और 4th वाला नीचे, तो उस बेसिस पे जो हमारा CHO ग्रुप है तो ये हमने ऊपर कर दिया और ये हमने नीचे। जब ऐसे करा तो हमारा CHO ग्रुप आ गया इधर और CH2OH ग्रुप आ गया यहाँ पे, ठीक है। अगर हम इसका फिशर प्रोजेक्शन बनाए तो फिशर प्रोजेक्शन विल बी लाइक दिस। तो जो पीछे की तरफ जा रहा होता है उसको डॉटेड लाइन से दिखाते हैं, जो आगे की तरफ आ रहा है उसको बेंड की फॉर्म में दिखाते हैं, वेज की फॉर्म में दिखाते हैं। तो ये हो गया हमारा फिशर प्रोजेक्शन। या फिर अगर आप यहाँ से भी देख लो, जो अगर हमने फिशर प्रोजेक्शन नहीं भी बनाया उसके बाद भी, अब अगर हम प्रायोरिटी वाइज अरेंज करें 1, 2, 2, 2, 2, 3, तो ये जो हमारी डायरेक्शन है वो क्या जा रही है, क्लॉकवाइज जा रही है, तो इसलिए ये मॉलिक्यूल क्या हो गया R कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बेसिसिटी एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी। न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी में क्या डिफरेंस होता है और इसको एग्जांपल के साथ हेल्प करो। तो सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिसिटी समझने से पहले हमें ये देखना होगा बेटा न्यूक्लियोफाइल होते क्या है। न्यूक्लियोफाइल क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच रिएजेंट्स है पोसेसिंग एटलीस्ट 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियस और फाइल्स मतलब लविंग, तो मतलब कि वो रिएजेंट जो न्यूक्लियस लविंग है। अब अगर कोई न्यूक्लियस लविंग है तो न्यूक्लियस के अंदर बेसिकली क्या होता है, प्रोटॉन्स होते हैं, मतलब ये क्या है, ये प्रोटॉन लविंग है। अगर ये प्रोटॉन लविंग है तो डेफिनेटली इनके पास क्या होगा, इनके पास इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो वो रिएजेंट्स जो इलेक्ट्रॉन रिच है उनको हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफाइल्स। दीज आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट। ये कहाँ अट्रैक्ट होते हैं, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम होते हैं। न्यूक्लियोफाइल्स आर न्यूक्लियस लविंग एंड टेंड टू डोनेट इलेक्ट्रॉन। ये न्यूक्लियस लविंग होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। मोस्ट ऑफ द न्यूक्लियोफाइल्स आर नेगेटिवली चार्ज और नेगेटिवली पोलराइज स्पीशीज। ज़्यादातर जो न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं उनके ऊपर हमें एक नेगेटिव चार्ज दिख जाता है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिच रिएजेंट्स हैं, या फिर कभी कभी ये पोलराइज होते हैं तो ये नेगेटिवली पोलराइज्ड है। हाउएवर अ फ्यू ऑफ देम आर ऑल्सो न्यूट्रल। लेकिन कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स भी होते हैं जो न्यूट्रल हैं बट वो इलेक्ट्रॉन रिच इसलिए हैं क्योंकि उनके पास लोन पेयर प्रेजेंट है।
ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हमने एक मॉलिक्यूल ले लिया RH, तो न्यूक्लियोफाइल क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच, और ये क्या है, न्यूक्लियस लविंग। तो ये अटैक करेगा किसको, नियरली पॉजिटिवली पोलराइज मॉलिक्यूल को अटैक करके उसके साथ अटैच हो जाएगा। तो इस तरीके से न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, हैलोजन एटम इन अ न्यूक्लियोफाइल प्रोवाइड्स द नॉन बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम इन एलिमेंट्स की बात करें तो ये जब न्यूक्लियोफिलिक अटैक करते हैं तो इनके जो नॉन बॉन्डेड पेयर होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ द न्यूक्लियोफाइल डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ फैक्टर्स। अब बहुत सारे न्यूक्लियोफाइल अगर हमें पता चल गए, लेकिन कौन सा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एटम, उसकी पोजीशन क्या है पीरियोडिक टेबल में, उसकी पोलराइजेबिलिटी क्या है, उसका साइज क्या है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट क्या है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो डिटरमाइन करेंगे एक न्यूक्लियोफाइल की स्ट्रेंथ को। द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल इन टर्म इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटीज। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी का मतलब क्या है कि अगर हम किसी न्यूक्लियोफाइल की स्ट्रेंथ मेजर कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफाइलिसिटी। एज न्यूक्लियोफाइल्स डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, दीज आर बेसिस, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं। तो याद रखना बेटा, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है वो लुईस डेफिनेशन के हिसाब से क्या है, दैट इज अ लुईस बेस। तो बात तो भी होगी, अगर ये बेस है तो हम इसकी बेसिसिटी भी तो चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा यही है कि न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी में क्या डिफरेंस होता है। Basicity is the measure of reagent's ability to accept a proton in an acid base reaction। जब हम acid base reaction की बात करते हैं तो एक base का मतलब होता है कि उसके पास कितनी टेंडेंसी है कि वो एक प्रोटॉन को accept करे। It pertains to the acid base equilibrium which is characterized by equilibrium constant। The acid base equilibrium in case of nucleophile can be written as like this। क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियस लविंग है, प्रोटॉन लविंग है, तो प्रोटॉन के साथ ये अटैच होगा। इट इज कस्टमरी टू ट्रीट दिस एज एसिड डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम विद इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Ka। तो हम इसको, अगर हम इस रिएक्शन को रिवर्स करके देखें तो हम इसको एसिड डिसोसिएशन से भी रिलेट कर सकते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ pKa सर्व्स एज द इंडेक्स ऑफ बेसिसिटी। और तब जो हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू आ रही है, जो हमारे पास pH आ रहा है जिस पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बन रहा है, वो हमें बता रहा है कि बेसिसिटी कितनी है। द बेसिसिटीज ऑफ टू न्यूक्लियोफाइल्स आर कंपेयर्ड इन टर्म ऑफ देयर pKa। तो अगर हमें बेसिसिटी कंपेयर करनी है तो वो हम उसकी pKa वैल्यू के बेसिस पे कंपेयर करेंगे ऑफ देयर रिस्पेक्टिव कॉन्जुगेट एसिड। अ हायर वैल्यू ऑफ pKa इंडिकेट वीकर कॉन्जुगेट एसिड और स्ट्रॉन्गर बेस। तो जिसकी pKa वैल्यू ज़्यादा होगी मतलब वो बेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो न्यूक्लियोफाइल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है जी। तो ये बेसिकली हमारा क्वेश्चन था कि बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी के बीच में डिफरेंस क्या होता है। न्यूक्लियोफाइल जो है वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, न्यूक्लियस लविंग होते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। अगर वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं तो इसकी वजह से वो एक लुईस बेस भी है। तो अगर हमें किसी भी न्यूक्लियोफाइल की स्ट्रेंथ देखनी है कि वो कितना स्ट्रॉन्ग बेस है, लुईस बेस है, तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज बेसिसिटी। नेक्स्ट है व्हाट इज हकल्स रूल एंड क्लासिफाई द फॉलोइंग कंपाउंड एज एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक। हकल रूल की बात करें तो बेटा अ जर्मन फिजिस्ट एरिक हकल प्रपोज्ड अ रूल टू प्रिडिक्ट वेदर अ मॉलिक्यूल विल बी एरोमेटिक और नॉट। कोई भी मॉलिक्यूल एरोमेटिक है या नहीं, जैसे साइक्लिक होने से वो एरोमेटिक नहीं हो जाता, तो एक मॉलिक्यूल अगर साइक्लिक है तो वो एरोमेटिक है या नहीं है। अकॉर्डिंग टू दिस रूल एन एरोमेटिक मॉलिक्यूल मस्ट बी अ साइक्लिक कॉन्जुगेट स्पीशीज हैविंग 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। उन्होंने कहा जिस साइक्लिक स्पीशीज के पास 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो स्पीशीज एरोमेटिक होगा। लेकिन अगर कोई साइक्लिक कंपाउंड है जिसके पास 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो वो साइक्लिक नहीं होगा। अगर हम n की अलग अलग वैल्यूज पुट करके देखें, लाइक n की जगह 0, 1, 2, 3, तो हम ये पुट करके देखेंगे तो हमें पता चलेगा अगर हम n की जगह 0 पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आ गया 2। अगर हम n की जगह 4n+2 में अगर हम n की जगह पे बेटा 1 पुट करते हैं तो हमारे पास 4 × 1+2 कितना आ जाएगा 6। उसी तरह 10, 14। तो बेसिकली जिस साइक्लिक रिंग के अंदर 2, 6, 10 और 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या होगी एरोमेटिक। लेकिन जिस रिंग के अंदर 4, 8 या 12 इलेक्ट्रॉन्स है वो एरोमेटिक नहीं होगी, ठीक है। हकल रूल इज एप्लीकेबल टू आयनिक स्पीशीज ओनली, और ये सिर्फ उन स्पीशीज के लिए वैलिड है जो आयनिक है, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन है, उन्होंने हमें 2 स्पीशीज दे दिए कि क्या ये दोनों स्पीशीज एरोमेटिक है या नहीं है। तो फर्स्ट वन हमारा है साइक्लोब्यूटाडाइन, क्योंकि साइक्लिक है, 4 कार्बन है तो इसलिए हो गया ब्यूटा, और 2 डबल बॉन्ड हमें नजर आ रहे हैं इसलिए क्या हो गया डाइइन। अगर हम बेटा इसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो इसके पास कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है 4, इट हैज 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हकल रूल के हिसाब से 4n+2 में जब हमने n की वैल्यू 0 पुट करी थी तो हमारा आंसर कितना आता है 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम n की जगह 1 पुट करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो बेसिकली 4 पाई इलेक्ट्रॉन तो इस सीरीज में आ ही नहीं रहा, तो क्योंकि इसके पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं इसलिए ये एरोमेटिक नहीं है। वी फाइंड दिस कंपाउंड डज नॉट फॉलो हकल्स रूल्स, हेंस साइक्लोब्यूटाडाइन इज नॉट एन एरोमेटिक कंपाउंड। अगर हम बात करें नेक्स्ट मॉलिक्यूल की, यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं बेटा 6, क्योंकि 2 डबल बॉन्ड है, 2 डबल बॉन्ड की वजह से हमारे पास कितने आ गए 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स।
उसके अलावा एक लोन पेयर प्रेजेंट है, तो एक लोन पेयर की वजह से भी कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो टोटल कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 6। अब अगर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स 4n+2 वाले मॉलिक्यूल फॉर्मूला में अगर n की जगह पे 1 पुट करो तो आंसर आता है 6। दैट मीन्स अगर कोई साइक्लिक कंपाउंड और आयनिक स्पीशीज है जिसके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं तो हकल रूल के हिसाब से वो एरोमेटिक है। तो कंक्लूजन ये, जो फर्स्ट वाला मॉलिक्यूल दिया हुआ था दैट इज नॉन एरोमेटिक, और जो सेकंड वाला मॉलिक्यूल हमें दिया हुआ दैट इज एरोमेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज द फॉलोइंग एसिड्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक स्ट्रेंथ। हमें इन मॉलिक्यूल्स को, जैसे ये इथेनोइक एसिड, डाइक्लोरोइथेनोइक एसिड, उसके बाद क्लोरोइथेनोइक एसिड, ट्राइक्लोरोइथेनोइक एसिड, इन सबको हमें अरेंज करना है ऑन द बेसिस ऑफ देयर एसिडिक स्ट्रेंथ, इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ। तो सबसे कम एसिडिक है इथेनोइक, उससे ज़्यादा क्लोरोइथेनोइक, उससे ज़्यादा डाइक्लोरो, देन ट्राइक्लोरो। और इसका रीज़न क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट, क्योंकि क्लोरीन बेटा क्या है, क्लोरीन जो होता है वो हमारा दैट इज अ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अभी हमने पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा था उसको हमने क्या कैटेगराइज करा, बेस। तो इसका मतलब जो स्पीशीज इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है या इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है वो क्या हो जाएगा, एसिड। अब क्लोरीन हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो जितने ज़्यादा क्लोरीन लगेंगे, 1 क्लोरीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहे हैं, 2 क्लोरीन और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहे हैं, 3 क्लोरीन और ज़्यादा, तो उस हिसाब से इनका जो एसिडिक करेक्टर है वो बढ़ता जा रहा है। इन मोनोक्लोरोइथेनोइक एसिड, हियर इज अ टेबल, इथेनोइक एसिड जिसकी pKa वैल्यू हमें दी हुई है 4.76, मोनोक्लोरोइथेनोइक 2.86, डाइक्लोरोइथेनोइक 1.30, ट्राइक्लोरोइथेनोइक 0.65। ये वैल्यूज लर्न करने की जरूरत नहीं है, बट हाँ इससे आप ये समझ सकते हो जिसकी pKa वैल्यू कम है उसका उतना ही एसिडिक करेक्टर ज़्यादा है, ठीक है। In monochloroethanoic, one of the 3 hydrogen atom in ethanoic has been replaced by an electron withdrawing group chlorine. Hence, the electron pair constituting CCl bond is drawn closer to the chlorine atom. This effect is transmitted through other atom through sigma bond to the OH. तो अब ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, तो धीरे धीरे करके यहाँ से जो बॉन्ड्स है वो एक दूसरे के क्लोज आते जा रहे हैं। Such an electron withdrawal by chlorine thus facilitate the departure of proton and hence increases the acidic character. उसी तरह डाइक्लोरो और ट्राइक्लोरो में the presence of second and third chlorine atom result in more electron withdrawal and hence the shared pair of electron shifts away from hydrogen. तो यहाँ से जो हाइड्रोजन से जो इलेक्ट्रॉन है वो दूर दूर जाते जा रहे हैं, ठीक है, फ्रॉम हाइड्रोजन ऑफ द OH, तो जिसकी वजह से इसके जो एसिडिक करेक्टर है वो बढ़ता जा रहा है। Thus the inductive effect of chlorine atom would further increase the acidicity of these compound as compared to ethanoic, chloroethanoic. Therefore we can arrange these acids as in the order ethanoic, उससे ज़्यादा एसिडिक क्लोरोइथेनोइक, उससे ज़्यादा डाइक्लोरो और उससे ज़्यादा ट्राइक्लोरो। नेक्स्ट मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें, कंप्लीट द 2 ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस एंड गिव देयर मैकेनिज्म। हमें 3 रिएक्शन दिए हुए हैं और हमें इनमें से कोई 2 को एक्सप्लेन करना है विद देयर रिएक्शन मैकेनिज्म, बट फॉर आवर कन्वीनियंस, फॉर आवर प्रिपरेशन हम तीनों को ही एक्सप्लेन करेंगे। अगर हम बात करें, हमारा फर्स्ट रिएक्शन है कि प्रोपीन के अंदर अगर हाइड्रोजन ब्रोमाइड ऐड करें तो वो कैसे होगा। अब बेटा यहाँ पे 2 पॉसिबल रिजल्ट्स होते हैं। अगर हमारे पास है CH3 CH डबल बॉन्ड CH, अब होगा क्या, बेसिकली यहाँ से डबल बॉन्ड ब्रेक होगा। अगर ये डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा सिंगल बॉन्ड, लेकिन इनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा। नाउ द क्वेश्चन इज कि जब HBr रिएक्ट कर रहा है, मतलब हाइड्रोजन और ब्रोमीन, तो कहाँ पे हाइड्रोजन जाएगा और कहाँ पे ब्रोमीन। क्या यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे ब्रोमीन अटैच होगा, या यहाँ पे ब्रोमीन अटैच होना चाहिए, यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच होना चाहिए। तो जब भी कोई हाइड्रोहेलाइड, कभी कोई हाइड्रोजन ब्रोमाइड हो, हाइड्रोजन क्लोराइड हो, हाइड्रोजन फ्लोराइड हो, जब भी कोई हाइड्रोहेलाइड अगर किसी इथीन के साथ, किसी एल्कीन के साथ ऐड कर रहा है तो वहाँ पे हमारा यूज़ होता है बेटा मार्कोनिक्स ऑफ रूल। मार्कोनिक रूल स्टेट दैट एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड टू एन अनसिमेट्रिकल एल्कीन टेक्स प्लेस इन सच अ वे दैट द पॉजिटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट गोज टू द कार्बन ऑफ द एल्कीन विच कैरीज मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम। उन्होंने बोला कि जो पॉजिटिव पार्ट है, ठीक है, वो कहाँ जाएगा, वो उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन एटम्स हैं, ठीक है। इसको लर्न करने के लिए एक सिंपल सा हम फॉर्मूला, एक स्टेटमेंट यूज़ कर लेते हैं कि रिच बिकम्स रिचर एंड पुअर बिकम्स पुअरर। मतलब कि अब पॉजिटिव पार्ट क्या है, अगर हाइड्रोजन ब्रोमाइड की बात करें तो पॉजिटिव तो ऑब्वियसली हाइड्रोजन है। उन्होंने कहा कि जो पॉजिटिव पार्ट है वो उस कार्बन के पास जाएगा जिसपे ज़्यादा हाइड्रोजन है। दैट मीन्स जो हाइड्रोजन है वो किसके पास जाएगा, हाइड्रोजन के पास। तो जिसके पास पहले से ही ज़्यादा हाइड्रोजन है उसके पास हाइड्रोजन ऐड होगा, और जिसके पास पहले से ही कम हाइड्रोजन है उसके पास ब्रोमीन आयन या ब्रोमाइड आयन जो है वो ऐड होगा। तो अगर आप यहाँ पे इस बात को समझो, अगेन हमने प्रोपीन बनाया, सॉरी CH3 CH, यहाँ से बॉन्ड एक ब्रेक हो चुका है, CH2। अब इस वाले कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है, इस वाले कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है, तो ऑब्वियसली हाइड्रोजन आएगा यहाँ पे और ब्रोमाइड आएगा यहाँ पे। ये बनेगा हमारा मेजर प्रोडक्ट फॉलोइंग द मार्कोनिक्स ऑफ रूल, ठीक है। एक सेकेंड, यस,
सो पॉजिटिव पार्ट जो है वो उस कार्बन के पास जाएगा एल्कीन के जिसके पास मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन आटम है। मार्कोनी रूल कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव स्टेबिलिटीज ऑफ कार्बोकेटायन। इसमें जो मेन कॉन्सेप्ट है वो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटीज मैटर करती हैं। सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है टर्जरी कार्बोकेटायन, देन सेकेंडरी, और सबसे कम होता है प्राइमरी। सो अकॉर्डिंगली द मोर सब्सटीट्यूटेड कार्बोकेटायन इज फॉर्म्ड एज एन इंटरमीडिएट इन द प्रेफरेंस टू लेस सब्सटीट्यूटेड वन। जो ज़्यादा सब्सटीट्यूटेड कार्बोकेटायन है वो बनेगा एज एन इंटरमीडिएट। फॉर एग्जाम्पल इन द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू प्रोपीन देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ईदर प्राइमरी और सेकेंडरी कार्बोकेटायन। ये भी हो सकता है कि जो कार्बोकेटायन हो जो पॉजिटिव चार्ज हो वो प्राइमरी हो, मतलब 1 डिग्री कार्बन पे, या फिर 2 डिग्री, मतलब वो प्राइमरी भी हो सकता है सेकेंडरी भी। सिंस सेकेंडरी कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल देन द प्राइमरी कार्बोकेटायन, addition of hydrogen to propene gives more stable secondary कार्बोकेटायन। क्योंकि जो सेकेंडरी कार्बोकेटायन होता है, यहाँ पे हमने पढ़ा कि सेकेंडरी कार्बोकेटायन प्राइमरी कार्बोकेटायन से ज़्यादा स्टेबल होता है। तो सेकेंडरी मतलब क्या, जो कार्बन 2 से अटैच है वो हो जाएगा सेकेंडरी, जो कार्बन किसी एक कार्बन के साथ ही अटैच है वो हो जाएगा प्राइमरी। तो बेसिकली अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आता है तो ये हमारा है प्राइमरी कार्बोकेटायन, अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आता है ये हमारा है सेकेंडरी कार्बोकेटायन। सेकेंडरी कार्बोकेटायन जो है वो ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। अब सेकेंडरी कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल है तो इसीलिए जो स्टेबल है उसकी फॉर्मेशन ज़्यादा होगी, तो इसीलिए हाइड्रोजन जो है वो जाएगा सबसे एंड वाले एक्सट्रीम वाले कार्बन पे और ब्रोमाइड जाएगा जो मिडिल वाला कार्बन है। सिंस सेकेंडरी कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन आयन टू प्रोपीन गिव्स मोर स्टेबल सेकेंडरी कार्बोकेटायन विच गिव एक्सक्लूसिवली 2 ब्रोमो प्रोपेन। तो बेसिकली हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या होगा, 2 ब्रोमो प्रोपेन। However, there may be cases when both carbon atoms forming the double bond have same number of hydrogen in an unsymmetrical alkene, then a mixture of products result। अगर सपोज करो जो दोनों कार्बन हमारे पास हैं, जैसे ये कार्बन और ये कार्बन, दोनों के पास हाइड्रोजन एटम्स जो है वो सेम है। अभी तक हमने मार्कोनिक रूल में क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि हाइड्रोजन जो है वो उस कार्बन के पास जाएगा विच हैव मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स अटैच टू इट। लेकिन अगर दोनों ही कार्बन जो है जहाँ से डबल बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, अगर दोनों ही कार्बन के पास सेम हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट है तो हमें दोनों टाइप के कंपाउंड्स देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। सो रीअरेंजमेंट इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस ऑफ द कार्बोकेटायन। अ कार्बोकेटायन फॉर्म इन एन एडिशन रिएक्शन ऑफ अ हाइड्रोजन हैलाइड टू अनसिमेट्रिकल एल्कीन। जब हम हाइड्रोजन हैलाइड को, जैसे HBr हो गया, या HCl हो गया, या HF हो गया, हम इसको ऐड कर रहे हैं अनसिमेट्रिकल एल्कीन में, तो एक कार्बोकेटायन बन रहा है। ऑफन अंडरगोज रीअरेंजमेंट टू गिव अ मोर स्टेबल कार्बोकेटायन। अब वो जो कार्बोकेटायन बना उसमें एल्काइल शिफ्ट होगी और एल्काइल शिफ्ट से वो फॉर्म करेगा जो ज़्यादा स्टेबल फॉर्म है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने एक कंपाउंड देखा, ठीक है, इसके अंदर हाइड्रोजन ब्रोमाइड ऐड होना है। अब हमें मार्कोनिक ऑफ रूल पता है, मार्कोनिक रूल बोलता है कि जिस कार्बन के पास ज़्यादा हाइड्रोजन अटैच है उसके पास हाइड्रोजन चला जाएगा, और जिसके पास कम हाइड्रोजन अटैच है उसके पास हैलोजन चला जाएगा। तो आइडियली हमारा प्रोडक्ट बना ये, यहाँ पे CH2 से CH3 आ गया, और ये जो CH था यहाँ पे Br अटैच हो गया। दिस इज 2 ब्रोमो 3,3 डाइमेथाइल ब्यूटेन, ठीक है। लेकिन अब हमने कहा कि हमेशा रीअरेंजमेंट पॉसिबल होती है, वो हमेशा वो कार्बोकेटायन बनाता है जो कि ज़्यादा स्टेबल है। अब यहाँ पे इसमें रीअरेंजमेंट होगी, एल्काइल शिफ्ट होगी। देखो ये क्या है, सेकेंडरी कार्बोकेटायन। सेकेंडरी कार्बोकेटायन क्यों बेटा, जहाँ पे कार्बोकेटायन बना है वो 2 कार्बन एटम से अटैच है, तो इसलिए वो हो गया सेकेंडरी। अभी हमने ये चीज़ डिस्कस करी थी कि सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है टर्जरी, उससे कम सेकेंडरी और सबसे कम प्राइमरी। यहाँ पे अगर एल्काइल शिफ्ट होता है, ठीक है, यहाँ पे अगर हम क्या देखें एल्काइल शिफ्ट की, ये जो एल्काइल ग्रुप है वो इधर चला गया। अगर ये एल्काइल शिफ्ट हुआ तो ये यहाँ पे कार्बोकेटायन बन गया। अब ये कार्बोकेटायन 3 डिफरेंट कार्बन के साथ अटैच है, तो इसलिए ये 3 डिग्री या ये टर्जरी कार्बोकेटायन है। और टर्जरी कार्बोकेटायन जो होते हैं वो सेकेंडरी से भी ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो जहाँ स्टेबिलिटी दिखेगी उस हिसाब से वो रिएक्शन जो है वो अपने आप होगा। तो यहाँ पे सेकेंडरी कार्बोकेटायन जो बना था वो कम स्टेबल है, वो उसमें एल्काइल शिफ्ट होगी, रीअरेंजमेंट होगा, और क्या बन जाएगा, टर्जरी कार्बोकेटायन। अब टर्जरी कार्बोकेटायन में हाइड्रोजन ब्रोमाइड ऐड होगा, तो यहाँ पे जब हाइड्रोजन ब्रोमाइड ऐड होगा तो हमारा ब्रोमीन आ गया इधर, ठीक है जी। और जो हमारा हाइड्रोजन था वो हाइड्रोजन यहीं पे ऐड हुआ, जहाँ CH2 था वहीं पे हमारे पास क्या है CH3। लेकिन ये जो ब्रोमाइड है वो टर्जरी पोजीशन के हिसाब से, टर्जरी कार्बोकेटायन के हिसाब से अरेंज हो गया, और इस प्रोडक्ट का नाम हो गया 2 ब्रोमो 2,3 डाइमेथाइल ब्यूटेन, ठीक है जी। अब अगर हम बात करें पेरोक्साइड इफेक्ट की, बेटा एक था जहाँ पे हाइड्रोजन हैलाइड ऐड हो रहा है नॉर्मली, यहाँ पे हमें यूजुअली सेकेंडरी या टर्जरी प्लेस पे जो है, सेकेंड या थर्ड पोजीशन पे बीच में कहीं पे हमें हैलोजन ग्रुप अटैच मिलता है। नेक्स्ट है पेरोक्साइड इफेक्ट। अगर मान लो हाइड्रोजन हैलाइड जब किसी अनसिमेट्रिकल एल्कीन में ऐड हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, तो वहाँ पे हमारे पास होगा पेरोक्साइड इफेक्ट। पेरोक्साइड इफेक्ट बेसिकली ऑपोजिट है मार्कोनिक ऑफ रूल के, हम इसको एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल भी बोलते हैं। वहाँ पे हमने क्या बोला था, रिच बिकम्स रिचर एंड पुअर बिकम्स पुअरर। हमने कहा था जो पॉजिटिव पार्ट है जैसे हाइड्रोजन है वो उस कार्बन के पास जाएगा विच कंटेन मोर नंबर ऑफ
हाइड्रोजन्स, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे हमारा जो यहाँ पे उल्टा होगा, जो हाइड्रोजन है वो वहाँ जाएगा जहाँ पे लेस हाइड्रोजन, और ब्रोमाइड जो है वो उल्टा जाएगा। जैसे सपोज करो ये प्रोपीन है, अब अगर यहाँ पे पेरोक्साइड प्रेजेंट नहीं है तो नॉर्मली इधर गया था हाइड्रोजन और यहाँ पे आया था ब्रोमीन, हमारे पास बन गया 2 ब्रोमोप्रोपेन। लेकिन अगर हमारे पास पेरोक्साइड प्रेजेंट है, पेरोक्साइड प्रेजेंट होने में क्या होगा, जहाँ पे कम हाइड्रोजन है वहाँ पे जाएगा हाइड्रोजन, और जहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन है वहाँ पे जाएगा ब्रोमीन, तो हमारे पास बन जाएगा 1 ब्रोमोप्रोपेन। You must be under the impression that addition of hydrogen halide to alkene always give Markovnic product, but it is not so. After an extensive study of the mechanism of addition of HBr to alkene, Kharash and Mayo that in the absence of presence of peroxide, the product obtained was not the one predicted by Markovnic rule, but it was contrary to the Markovnic, बिल्कुल opposite थे, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, anti Markovnic rules. Since the reversal of addition reaction is brought about in the presence of peroxide, और ये peroxide की presence से हो रहा है तो इसको peroxide effect भी बोल सकते हैं. For example, the addition of hydrogen bromide to propene in the presence of peroxide give 1 bromopropane rather than 2 bromopropane. अब अगर हम बात करें मैकेनिज्म की, द रिएक्शन इंटरमीडिएट इन सच एडिशन इज अ फ्री रेडिकल। वहाँ पे क्या हो रहा था बेटा, कार्बोकेटाइन बन रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्री रेडिकल फॉर्मेशन हो रहा है। द फंक्शन ऑफ पेरोक्साइड इज टू जनरेट द फ्री रेडिकल। पेरोक्साइड का काम क्या है, एक फ्री रेडिकल जनरेट करना जिसके ऊपर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाता है। अब वहाँ पे क्या होगा, जब यहाँ पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या जाएगा, हाइड्रोजन जाएगा। ब्रोमीन रेडिकल कैन ऐड ईदर टू द 2 कार्बन एटम प्रोड्यूसिंग ईदर अ प्राइमरी और सेकेंडरी फ्री रेडिकल। ब्रोमीन जो है वो दोनों कार्बन पे से जो डबल बॉन्ड के साथ अटैच है, दोनों में से किसी के पास भी जा सकता है और वो वहाँ पे प्राइमरी या सेकेंडरी प्रोडक्ट जो है वो बना सकता है, या प्राइमरी या सेकेंडरी फ्री रेडिकल जो है वो बना सकते हैं। जैसे अगर ब्रोमीन यहाँ पे आया तो हमारे पास फ्री रेडिकल इधर बना, क्योंकि बॉन्ड ब्रेक हो रहा था, एक इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, एक इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, यहाँ पे आ गया ब्रोमीन। अब यहाँ पे ये बन गया प्राइमरी रेडिकल और ये बन गया सेकेंडरी रेडिकल। जो रेडिकल में भी ज़्यादा स्टेबल होता है वो होता है हमारा सेकेंडरी रेडिकल, तो इसलिए सेकेंडरी रेडिकल ज़्यादा स्टेबल है और यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा हाइड्रोजन। द ब्रोमीन रेडिकल प्रेफर टू रिएक्ट एट द टर्मिनल कार्बन टू गिव अ सेकेंडरी रेडिकल बिकॉज द सेकेंडरी रेडिकल इज मोर स्टेबल देन द प्राइमरी रेडिकल। तो अगर हम पेरोक्साइड इफेक्ट की बात करें, जहाँ पे रेडिकल फॉर्मेशन हो रही है, वहाँ पे भी जो हमारा ब्रोमीन है वो प्रेफरेबली कहाँ पे जाएगा, टर्मिनल कार्बन पे जाएगा। टर्मिनल कार्बन पे जाने की वजह से जो साथ वाला कार्बन है, जो रेडिकल फॉर्मेशन हो रही है, वो सेकेंडरी कार्बन की हो रही है और सेकेंडरी रेडिकल्स जो होते हैं वो प्राइमरी रेडिकल से ज़्यादा स्टेबल होते हैं। The orientation of addition product is based on the principle that it takes place in a manner such that more stable radical of the possible alternatives is generated. तो basically 2 possible outcomes थे, ये वाला जो है वो हमारा more stable है। Consequently, the final product of the reaction of HBr with alkene in the presence of peroxide, generally the one with bromine attached to less substituted carbon atom. तो जो ब्रोमीन है वो less substituted carbon atom के साथ अटैच होगा, मतलब कि प्राइमरी कार्बन के साथ अटैच होगा। ठीक है जी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। रिएक्शन की बात करें तो बेटा इथीन के अंदर हमें ऐड करना है वाटर, ठीक है। CH2 डबल बॉन्ड CH2 में क्या ऐड करना है, वाटर। अब इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट अगर हम वाटर ऐड करते हैं तो बेसिकली वाटर ब्रेक हुआ H में और OH में, एक के पास जाएगा हाइड्रोजन, एक के पास जाएगा OH, ठीक है, और फॉर्म हो जाएगा अल्कोहल। सो द रिएक्शन अकर्स व्हेन वाटर एड्स टू एल्कीन इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड टू गिव अल्कोहल, और इसको हम बोलते हैं हाइड्रेशन। अगर तो हमारे पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन का मतलब होता है जैसे ये यहाँ पे इस कार्बन के साथ सिर्फ CH2 अटैच है, लेकिन इस कार्बन के साथ एक और कार्बन और हाइड्रोजन, मतलब डिफरेंट मॉलिक्यूल्स अटैच है, ये सिमेट्रिक नहीं है। अगर तो हमारे पास अनसिमेट्रिक मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, एल्कीन प्रेजेंट है, तो हम अपने रिएक्शन को डिटरमाइन करेंगे फॉलोइंग मार्कोनिक रूल से। लेकिन अगर हमें इथीन दिया हुआ है, इथीन तो सिमेट्रिकल कार्बन है, उसके पास तो सिमेट्रिक है वो, तो वहाँ पे हमें इतना ज़्यादा रिएक्शन मैकेनिज्म या मार्कोनिक रूल में दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सोचना नहीं पड़ेगा। हमारे पास सीधा सीधा क्या फॉर्म हो जाएगा, इथेनॉल, ठीक है। लाइक हाइड्रोहेलोजनेशन, एडिशन ऑफ वाटर इन टू एन अनसिमेट्रिकल एल्कीन फॉलो मार्कोनिक रूल। फॉर एग्जाम्पल अगर प्रोपीन है तो प्रोपीन का जो वाटर है उसने क्या बोला था, जो पॉजिटिव पार्ट है वो किसके पास जाएगा, उस कार्बन के पास जिसके पास मोर हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो दैट मीन्स इसका H आएगा इधर और OH आएगा यहाँ पे, ठीक है। हमारे पास बन जाएगा 2 प्रोपेनॉल। उसी तरह अगर हमें 1 ब्यूटीन या 2 ब्यूटीन दिया हुआ है तो उसमें भी हमारे पास क्या बन जाएगा, 2 ब्यूटेनॉल, ठीक है। अगर हम इसके मैकेनिज्म को देखने की कोशिश करें, लेकिन मैकेनिज्म तब मैटर करता है जब हमारे पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। दिस रिएक्शन फॉलो मार्कोनिक रूल, अ पैटर्न विच वी हैव जस्ट सीन इन द प्रीवियस पार्ट्स। एज एक्सपेक्टेड द रिएक्शन अकर इन 2 स्टेप्स।
द एल्कीन इज फर्स्ट प्रोटोनेटेड टू गिव कार्बोकेटाइन। तो सबसे पहले एल्कीन प्रोटोनेट हो रहा है और उसके बाद वो क्या बन रहा है, कार्बोकेटाइन बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बॉन्ड जो डबल बॉन्ड था ये ब्रेक हुआ, डबल बॉन्ड ब्रेक होने के बाद यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे भी CH है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन आके अटैच हो गया, प्रोटोन आके अटैच हो गया और यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, मतलब कि कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन, ठीक है। उसके बाद जब हमारे पास ये कार्बोकेटाइन बन गया तो अब जो वाटर है, वाटर का जो OH है वो आके कहाँ पे अटैच होगा, वो यहाँ पे जहाँ पे लेस हाइड्रोजन होते हैं या जो मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन होता है वहाँ पे आके क्या अटैच हो गया, अल्कोहल अटैच हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास एक मॉलिक्यूल बन गया। बिकॉज अ कार्बोकेटाइन इज इन्वॉल्व, रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल। कार्बोकेटाइन के अंदर अगेन अल्काइल शिफ्ट हो सकती है टू ऑब्टेन अ मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन। जहाँ पे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा होगा वहाँ पे हमें शिफ्ट देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी हैव डन ऑल 3 रिएक्शंस। अब एक बार लास्ट क्वेश्चन, यू हैव टू प्रेडिक्ट द मेन प्रोडक्ट्स ऑफ एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग। तो बेसिकली हमें 5 प्रोडक्ट्स के रिएक्शन बताने हैं। अगर हम मेन नेम रिएक्शंस कर ले तो एल्कीन, एल्काइंस वगैरह के, तो आई थिंक उसके अंदर ये सारे कवर हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसके सोल्यूशंस देखें, जब CH3Br मतलब कि ब्रोमोमिथाइल जो है या ब्रोमोमिथेन जो है, जब वो सोडियम के साथ अटैच हो रहा है तो वो दोनों कार्बन आपस में अटैच हो जाते हैं, NaBr रिलीज हो जाता है और इसको बोलते हैं वुड्स रिएक्शन। उसके बाद अगर हम एल्कीन की बात करते हैं BH3 और एसिड के प्रेजेंस में, तो हमें मिल जाता है एल्केन। तो प्रोपीन से वो किस में कन्वर्ट हो गया, प्रोपेन में। ये हाइड्रोजनेशन रिएक्शन है और क्योंकि ये BH3 के प्रेजेंस में हो रहा है तो बेटा इसको हाइड्रोबोरेशन भी बोल सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन में हमें एक कंपाउंड दिया हुआ है और उसके ऊपर कुछ मॉलिक्यूल दिए हुए हैं जैसे कि क्रोमेट और एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये बेसिकली हेल्प करता है एरोमेटाइजेशन में। अगर आप यहाँ पे देखो 1 कार्बन 2 कार्बन और ये CH2 के साथ 4 लगा हुआ है, दैट मीन देयर आर टोटल 6 कार्बन। ये एरोमेटाइजेशन करेंगे, दैट मीन्स क्या बन जाएगी, बेंजीन रिंग। तो जो भी एलिफेटिक या एलिसाइक्लिक मतलब जो नॉन साइक्लिक कंपाउंड है उसको किस में चेंज कर देंगे, एरोमेटिक कंपाउंड्स में। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है ब्रोमो इथेन और इथेनॉल। अगर इन दोनों को हम रिएक्ट करते हैं, मतलब कि एल्काइल हैलाइड और एल्काइल मतलब और अल्कोहल को, अगर उन दोनों को हम रिएक्ट करते हैं KOH के प्रेजेंस में, तो हमें मिल जाएगा एल्कीन बट विद द सेम नंबर ऑफ कार्बन। ये दोनों अटैच नहीं हो रहे, कार्बन नंबर डबल नहीं हो रहा, 3 या 4 कार्बन नहीं बन रहे। दिस इज डीहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। डीहाइड्रोहैलोजिनेशन क्योंकि हैलोजन भी रिमूव हो रहा है और हाइड्रो भी रिमूव हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस लाइक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और इसके लिए हमें अल्कोहलिक सोल्यूशंस रिक्वायर्ड होते हैं, इसीलिए यहाँ पे C2H5OH प्रेजेंट है, ठीक है जी। तो बेसिकली डीहाइड्रोहैलोजिनेशन मतलब कि यहाँ से एक हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है और यहाँ से हैलोजन रिलीज हो रहा है और ये कंपाउंड, ये रिएक्टेंट जो था, ये जो मॉलिक्यूल था अल्काइल हैलाइड, ये किस में चेंज हो गया, एल्कीन में चेंज हो गया। और इसको हमने बोला डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। ये हो रहा है किसके प्रेजेंस में, ये हो रहा है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में, और इसके लिए अल्कोहलिक सोल्यूशन का होना जरूरी है, तो हमने इथेनॉल यूज़ करा, ठीक है। उसके बाद अगेन अगर इस मॉलिक्यूल को हम एसिड की प्रेजेंस में रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास डाईईन्स फॉर्म हो जाएंगे, मतलब कि डबल एल्कीन्स, ठीक है जी। फिर अगर हमने किसी अल्कीन को हमने रिएक्ट करवाया अल्काइल हैलाइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ NaNH3, तो हमें हेक्साइन मिल रहा है, ठीक है। इनके जो कार्बन आपस में अटैच हो जाएंगे, दीज आर 4 कार्बन, दीज आर 2 कार्बन, और हमें जो कंपाउंड मिला उसमें कितने हो गए, 6 कार्बन, और ये सोडियम और आयोडाइड कंबाइन करके रिलीज हो गया सोडियम आयोडाइड, ठीक है जी। उसके बाद अगेन हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन का एक एग्जांपल, अगर हमारे पास एल्काइन है और हम उसमें हाइड्रोबोरेशन करते हैं तो इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, तो हमें मिल रहा है कीटोनिक ग्रुप, ठीक है। तो हमें मिल गया हेक्सेनोन। सो दीज वर द मेन रिएक्शंस जो उन्होंने पूछे थे। तो इन सबके लिए मेन जो मेन रिएक्शंस है, ये प्रिपरेशंस आप करते हो हर कंपाउंड के, एल्केन एल्कीन एल्काइन के जितने भी डिफरेंट प्रिपरेशंस है, ये रिएक्शंस है, अगर आप वो अच्छे से कर लोगे तो उसमें ये सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी बेटा। सो विद दिस वी आर डन। Thank you for watching. Keep studying and all the best for your exam. And more importantly, study well. If you have any doubt, put that in the comment section. Thank you.